तो चलिए जो लॉन्च करते हैं मिशन को, किसी उपग्रह को, किसी सैटेलाइट को, तो जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, PSLV और GSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके तहत क्या होता है, ध्रुवीय उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। अब देखिए ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं, कक्षाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसको जानने से पहले हमें कक्षाओं को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम आपको सीधे कक्षाओं पे लेके चलता हूँ। हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आएगी ही नहीं। तो सपोज़ कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है। अगर कोई सैटेलाइट इस तरह से लॉन्च किया जाता है कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का चक्कर लगाएगा इस तरह से, तो वो पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, इसको कहते हैं पोलर ऑर्बिट। और अगर किसी सैटेलाइट को इस तरह से लॉन्च किया जा रहा है कि वो नॉर्थ पोल साउथ पोल चक्कर ना लगा के पृथ्वी की जो इक्वेटर है उसके आसपास वाले भाग को देखते हुए इस तरह से चक्कर लगाएगा, यानी पृथ्वी के साथ साथ ही घूमेगा, तो उसको हम कहेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट मतलब कि वो धरती के साथ सिंक्रोनाइज करके घूम रहा है। ये जो पोलर सैटेलाइट है उसको हम बोलेंगे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, क्योंकि ये सूरज के साथ सिंक्रोनस करके घूम रहा है। कहने की बात ये हुई कि जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा वो पृथ्वी के किसी एक स्थान को 24 घंटे में एक बार देखेगा, क्योंकि वो सन के साथ सिंक्रोनस है। अगर यहाँ पे कहीं इंडिया है, हालांकि यहाँ पे मुझे मैप में साउथ अमेरिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मानिए कि यहाँ पे अगर इंडिया है तो ये जो पोलर सैटेलाइट होगा, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होगा, वो 24 घंटे में इस स्थान को एक बार ही देखेगा। तो जो मौसम उपग्रह होते हैं वो विशेष रूप से पोलर सैटेलाइट होते हैं, सन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, क्योंकि मौसम उपग्रह को हर एक जगह के मौसम के बारे में जानकारी रखनी होती है। दूसरी तरह की जो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं सर्किल, ये जियो सिंक्रोनस सर्किल हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं, और इनमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ही लॉन्च किए जाते हैं। ये वाला जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र को देखते हुए पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। पृथ्वी अपने एक्स पर घूम रही है, सैटेलाइट भी उसके साथ साथ अपने एक्स पर घूमता रहता है, उनको कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। उसके अंदर सबसे पहली कक्षा होती है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तीसरा होता है GEO, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है कि जो यहाँ पे सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट जो है वो 24 घंटे में ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, और 24 घंटे में ही वो सैटेलाइट पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के एक स्थान को लगातार देख रहा है, वो पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गया है, स्टेशनरी हो गया है पृथ्वी के साथ। सिंक्रोनाइज तो ये सारे के सारे ही हैं। तो जो GSLV में GEO है, जियो सिंक्रोनस जो कक्षाएं हैं ऑर्बिट में, उनमें जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो 24 घंटे में पृथ्वी के एक ही स्थान को लगातार देखता रहता है। ये जो जगह होती है ये 35,800 किलोमीटर से ऊपर वाला ऑर्बिट होता है, इसको हम हाई ऑर्बिट कहते हैं, और यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को रखा जाता है। इसके पहले वाले जो सैटेलाइट जो ये कक्षाएं थी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, वो 2000 से 35,780 किलोमीटर में होता है। LEO लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 180 से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, पोलर ऑर्बिट जो होते हैं, वो 200 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। और सबसे बाद में आता है GTO। GTO का मतलब होता है लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट को यहाँ तक लेके आता है। ये जगह जो होती है वो ऐसी जगह होती है जहाँ से कि सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर बाहर कहीं दूसरे ग्रह पर लेकर जाना है, तो वो जो कक्षा होती है उसमें स्थापित किया जाता है GTO में। GTO मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। यहाँ पर ऐसे सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी कक्षा को छोड़कर बाहर जाने वाले हैं, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, उनको यहाँ पर पहले लाया जाएगा। उसके बाद वो एक प्रोपल्सन मॉड्यूल के द्वारा पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जाना पृथ्वी की कक्षाओं के प्रकार कौन कौन से मैंने आपको बताए। जो पहले वाला है वो पोलर ऑर्बिट है, और जो बाकी वाले 3 हैं 4 हैं ये सारे के सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं। पहले वाला पोलर ऑर्बिट है, बाकी सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं। पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है वो पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल का चक्कर लगाता है। नाम है SSO, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसमें वेदर सैटेलाइट रखे जाते हैं। LEO लो अर्थ ऑर्बिट है, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, GEO जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट को रखा जाता है। GTO है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। यहाँ पे ऐसे सैटेलाइट को पोजीशन किया जाता है जिन्हें कि पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना होता है। यानी GTO वाले के साथ एक प्रोपल्सन मॉड्यूल भी होगा जो इसको इससे बाहर लेके जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल मतलब एक छोटा सा इंजन जो यहाँ से लेके और दूसरे ग्रह तक, अगर यहाँ मंगल है तो वहाँ तक की
यात्रा कराने में ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ही काम आएगा, जब तक कि ये सैटेलाइट चलकर मंगल की कक्षा में स्थापित नहीं हो जाता है। ठीक है, आपको पृथ्वी की कक्षाओं से संबंधित जो कन्फ्यूजन था अब वो नहीं आएगा। तो हम वीडियो में वापस वहीं चलते हैं जहाँ से हमने वीडियो को शुरू करा था। तो सबसे पहला जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम है PSLV, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब इस पोलर शब्द का मतलब ही है, पी का मतलब ही ये है कि इस लॉन्चिंग व्हीकल से, इस रॉकेट के तहत ऐसे सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा जिन्हें पोल पर स्थापित करना हो। इन जर्नल में ऐसे मतलब एक आम तरह से ये आप समझ सकते हैं, इन जनरल ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि PSLV से पोलर वाले ही छोड़े जाएं या GSLV से जियो सिंक्रोनस ही छोड़े जाएं, लेकिन आम तौर पर PSLV से पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, इसलिए इसके नाम में लिखा है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले इंडिया के पास यही था, GSLV को बाद में इंडिया ने बनाया। तो इसका मतलब हो गया ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके तहत चंद्रयान 1 को छोड़ा गया। हालांकि चंद्रयान 1 जो था वो पोल का चक्कर नहीं लगा रहा था, लेकिन उसमें भी PSLV का इस्तेमाल किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि PSLV से केवल पोलर सैटेलाइट ही छोड़ा जाए, लेकिन सारे पोलर सैटेलाइट तो PSLV से छोड़े ही जाएंगे। सामान्यतः इसका प्रयोग LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट 100 किलोमीटर से लेके और 2000 किलोमीटर वाली जो कक्षा है उसमें उपग्रह को भेजने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, पोलर जो हमने भी आपको पोलर ऑर्बिट देखा, उसकी ऊंचाई भी 180 से 2000 किलोमीटर तक थी। इसमें जो है ध्रुवीय उपग्रह भेजे जाते हैं, पोलर सैटेलाइट भेजे जाते हैं PSLV के द्वारा। PSLV के द्वारा पोलर सैटेलाइट भेजे जाते हैं। और PSLV जो होता है, जो पोलर ऑर्बिट होता है, वो क्या होता है, सन सिंक्रोनस होता है, मैंने अभी आपको बताया। और जो PSLV में यानी PSLV के थ्रू सैटेलाइट भेजे जाएंगे या जो पोलर ऑर्बिट में रहेंगे, वो ऐसे सैटेलाइट होंगे जो मौसम का हमें जानकारी देंगे और मैपिंग का काम करेंगे। मतलब ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी के एक हिस्से से 24 घंटे में एक बार ही गुजरेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये अगर पृथ्वी है तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के चक्कर लगाएगा पोलर सैटेलाइट, और पृथ्वी के अगर यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया से 24 घंटे में एक बार ही गुजरेगा, 24 घंटे में एक बार ही गुजरेगा। और फिर आगे बाकी देशों को, बाकी स्थानों को देखता हुआ पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा, फिर 24 घंटे बाद वो इंडिया को देखेगा, क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट है। और ऐसे सैटेलाइट किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, मौसम के सैटेलाइट हो सकते हैं या मैपिंग का काम करने के लिए, जैसे कि हमारा गूगल मैप होता है, वो इस तरह के सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरह के जो सैटेलाइट होते हैं, मैंने आपको बताया वो कौन से होते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कौन से होते हैं, जो पृथ्वी की जो धुरी है उसके चारों तरफ ही घूमते हैं। मतलब अगर भूमध्य रेखा माने तो इसके ऊपर ही घूमते हैं। एग्जैक्ट ऊपर होना जरूरी नहीं है, इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, लेकिन वो पोल का चक्कर नहीं लगाएंगे। पृथ्वी का जियो सिंक्रोनस शब्द का मतलब ही है पृथ्वी के साथ साथ, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूम रही है तो सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ घूमेगा कुछ ऊंचाई पर। ऐसे कितने ऑर्बिट होते हैं, 4 ऑर्बिट होते हैं, जिसमें से एक होता है GEO जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और वहाँ पर जाने के बाद सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के साथ स्टेशनरी हो जाता है, मतलब लगातार वो एक ही स्थान को देखता रहेगा। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होंगे, जैसे टीवी में या टेलीफोन वाले टावर्स में जो सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाएंगे, वो यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे जियो स्टेशनरी में, क्योंकि वो लगातार एक ही स्थान को देखेंगे, पृथ्वी के साथ साथ ही घूमेंगे, एक स्थान को लॉक कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को पोजीशन करने के लिए रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके ऊपर कौन सी कक्षा होती है, इसके ऊपर होती है GTO। GTO इसके भी ऊपर है, 36,000 किलोमीटर से ऊपर। यहाँ पर ऐसे सैटेलाइट को भेजा जाता है जिन्हें कि पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर जाना है, तो उसमें भी कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल इस्तेमाल किया जाएगा, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अभी तक आपको, मुझे ऐसी आशा है कि पोलर और जियो सिंक्रोनस शब्द का डाउट ही दूर हो गया होगा। P फॉर पोलर का क्या मतलब है, या पोलर सैटेलाइट का क्या मतलब है, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का क्या मतलब है। पोलर जो पोल के चारों तरफ घूमता है, जियो सिंक्रोनस जो पृथ्वी की घूमने की गति के साथ साथ उसकी धुरी के चारों तरफ घूमता है, या भूमध्य रेखा के चारों तरफ घूमता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। जो GSLV है, अभी उसका नया रूप, जो नया नाम है वो LVM है, यानी लॉन्चिंग व्हीकल है, क्योंकि उसी से सारे रॉकेट अभी छोड़े जाते हैं, तो उसका नाम GSLV का नया नाम है LVM, यानी लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ये GSLV का ही एक रूप है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का ही एक रूप है LVM-3। ऐसे सैटेलाइट क्या होते हैं जो इस वाली कक्षा में रहेंगे, भूतुल्यकालिक
जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है भूतुल्यकालिक हिंदी में। तो 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, हमेशा एक स्थान को देखते रहते हैं। संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा छोड़े जाते हैं। भूस्थितिक कक्षा ये जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक 36,000 किलोमीटर तक उपग्रह को ये ले जाते हैं, और जिनको बाहर भेजना हो उन्हें वहाँ GTO तक ले जाते हैं, जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट तक ले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, और अभी हाल ही में हमारा छोड़ा गया कल या परसों ही छोड़ा गया है आदित्य 1। आदित्य 1 जो है वो उन सभी में GSLV का इस्तेमाल किया गया, और GSLV में भी नया जो आ गया है रॉकेट उसका नाम है LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। जो हमारा आदित्य L1 छोड़ा गया उसमें छोड़ा गया था हमारा GSLV C57। ये उस रॉकेट का नाम है जो आदित्य L1 को लेकर गया है, GSLV C57। और जो हमारा चंद्रयान 3 को लेकर गया वो था LVM Mark 3 M4, LVM Mark 3 M4, वो भी GSLV का ही एक रूप है। LVM की फुल फॉर्म है लॉन्चिंग व्हीकल, M4 मतलब उसका वर्जन है ये, ठीक है। अब चंद्रयान 3 में कौन सा रॉकेट प्रयुक्त हुआ, अब हम अपने चंद्रयान वाली विषय पर जाते हैं। तो चंद्रयान 3 में कौन सा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 में जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वो GSLV का ही एक रूप है, LVM-3 Mark 4, LVM-3 Mark 4। इसमें जो होती हैं LVM-3 Mark 4 जो रॉकेट है इसमें 3 स्टेज होती हैं, या आप कह सकते हैं जो GSLV है GSLV में 3 स्टेज होती हैं। और इसकी जो ऊंचाई थी LVM-3 Mark 4 की हम स्पेसिफिक बात करें तो 43.5 मीटर थी। जो वज़न था वो 642 टन था। 642 टन के साथ अगर इसको GTO तक जाना है, यानी GTO ये वाला GTO यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट तक जाना है, तो ये 4000 किलो का पेलोड लेके जा सकता है। पेलोड मतलब जिस सैटेलाइट को ले जाना है, कक्षा में स्थापित करना है या दूसरे ग्रह पर भेजना है, उसके वजन को पेलोड कहा जाता है। तो 4000 किलो तक ले जा सकता है अगर दूसरे ग्रह पर भेजना है, GTO में स्थापित करना है। और अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना है, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है, 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर वाला जो ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो वहाँ तक ये 8000 किलोग्राम पेलोड को लेके जा सकता है LVM-3 M4। इसकी जो पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, उसमें 2 रॉकेट होते हैं और उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करा जाता है। देखिए अभी मैं आगे आपको फोटो में चित्र में दिखाऊंगा। अभी आप समझिए कि इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण में ये रॉकेट काम करता है। जो पहली स्टेज है उसमें 2 S-200 रॉकेट होते हैं, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। उस फ्यूल का नाम है HTBP। पूछा गया एग्जाम में कई बार कि भाई जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV का वर्जन LVM-3 Mark 4 या GSLV C57, उसमें सॉलिड फ्यूल कौन सा है, तो वो है HTBP, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। HTBP हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन फ्यूल का नाम है। तो इसमें कितना फ्यूल रहेगा, क्योंकि इसमें 2 रॉकेट लगे हैं S-200 सॉलिड फ्यूल वाले, वो हैं 204 × 5 × 2 यानी लगभग 400 किलो सॉलिड फ्यूल लेकर जाएगा। और ये जो सॉलिड फ्यूल सबसे पहले स्टेज में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। अभी देखिए पृथ्वी से लेके अभी सैटेलाइट को चंद्रयान 3 को लेके जाना है GTO तक, GTO में पहले स्थापित करना पड़ेगा। तो GTO तक ले जाने में लगेंगे हमें 374 सेकंड यानी लगभग 15 मिनट। इन 15 मिनट में ही इन तीनों स्टेज को काम कर देना है। पहली स्टेज आएगी जिसमें सॉलिड फ्यूल होगा, फिर दूसरी स्टेज आएगी जिसमें लिक्विड फ्यूल होगा, और फिर तीसरी स्टेज आएगी जिसमें कि हमारा क्रायोजेनिक इंजन काम करेगा। इन तीनों इंजन को पहला इंजन स्टार्ट होगा, बंद हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। इन तीनों इंजन को सिर्फ 974 सेकंड तक ही काम करना है। इतने समय में ही ये सारे का सारा ईंधन जो है ख़त्म हो जाएगा और सैटेलाइट जो है पृथ्वी से चल के पहुंच जाएगा GTO तक। GTO में स्थापित करना ही इस GSLV का या LVM-3 Mark 4 का काम है, ठीक है। इस लगभग 15 मिनट होते हैं, 974 सेकंड। इतने समय में सैटेलाइट जो है पृथ्वी से निकल के और GTO में जाके स्थापित हो जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों ही अपना काम कर देती हैं और टूटकर रॉकेट से अलग हो जाती हैं, क्योंकि जैसे स्टेज 1 का काम खत्म हुआ, फ्यूल खत्म हुआ, वो हिस्सा टूट के रॉकेट से अलग हो जाएगा। अब ज़बरदस्ती बाहर को ले जाने कोई मतलब नहीं है। स्टेज 2 का काम खत्म हुआ, वो हिस्सा टूट के रॉकेट से अलग हो जाएगा और हिंद महासागर में सारे के सारी चीज़ें गिर जाती हैं। स्टेज 3 का काम हुआ, वो हिस्सा टूटकर रॉकेट से अलग हो जाएगा और हिंद महासागर में गिर जाएगा, और उन सारे हिस्सों को इसरो फिर से कलेक्ट कर लेता है और उनका दोबारा उन्हीं में ईंधन भर के भेजता है, ठीक है। इस तरह से भी इसरो अपने खर्चे को कम करता है, बार बार इन चीज़ों को बनाता नहीं है। हिंद महासागर में आके गिरता है, उसको वापस लेके आ जाता है, उसका स्थान निश्चित है, वो गिरेगा कहाँ पर। चलिए यहाँ पर फोटो में पहले मैं आपको रॉकेट ही दिखा देता हूँ।
ये है हमारा रॉकेट, ये हमारा रॉकेट है। इसमें ये जो साइड में दो लगे हुए हैं ये है सॉलिड स्टेट, यानी फर्स्ट स्टेज में जो दो इंजन मैंने आपको बताया जिनका नाम है S200, वो दोनों ये हैं। इन दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है, सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है। सॉलिड फ्यूल का क्या नाम है मैंने अभी आपको बताया। अब ये जैसे ही अपना काम करना ख़त्म कर देंगे ये दोनों हिस्से टूटकर इससे अलग हो जाएंगे और दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली जो बीच में लगी हुई है ये दूसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज में जो इंजन लगा हुआ है उसका नाम है L110, जिसे विकास इंजन कहा जाता है। एक मूवी आई थी रॉकेटरी, जिसे अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है। उस रॉकेटरी मूवी की कहानी जो है वो इसी विकास इंजन के आसपास घूमती रहती है कि भारत ने किस तरह से विकास इंजन का निर्माण किया। तो जो विकास इंजन लगा है उसके अंदर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करा जाता है। ये रॉकेट की सेकंड स्टेज है, ठीक है। जब सेकंड स्टेज का काम खत्म हो जाता है तो सेकंड स्टेज भी टूटकर बाकी रॉकेट से अलग हो जाती है। अब ये जो बीच में आ गई ये तीसरी स्टेज है, थर्ड स्टेज। ये जो इंजन है ये क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि जब रॉकेट काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा वहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अब रॉकेट को चलाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन तो वहां पे बचेगी नहीं, तो इंजन चलेगा कैसे? और इतनी ठंडी हो गई है तो इंजन चलेगा कैसे? तो उसको चलाने के लिए लिक्विड रूप में ऑक्सीजन और लिक्विड रूप में हाइड्रोजन इस इंजन के अंदर भर के भेजी जाती है। इसीलिए इसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। और इसकी तकनीक बहुत ही जटिल है। बहुत ही कम देश हैं जिनके पास ये क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक है। उसमें हमारा अमेरिका है, रसिया है, हमारा चाइना है और अब भारत भी है जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफल हो पाया है। जब इसका काम खत्म हुआ तो क्रायोजेनिक इंजन भी टूटकर अलग हो गया। अब बचता है केवल रॉकेट और रॉकेट का कवच। रॉकेट का कवच भी ऊपर जाने के बाद अपने आप अलग हो जाता है और इसके अंदर जो रखा है ये केवल रॉकेट है। ये रॉकेट ही है, सैटेलाइट का पेलोड इसको बोलते हैं। सपोज करिए इसके अंदर चंद्रयान 3 या आदित्य L1 रखा हुआ है जो जाकर GTO यानी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा और पहले पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा। और इसके साथ में एक छोटा सा इंजन और रहेगा जिसको कहते हैं हम, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने के लिए। उसका नाम देखिए मैं ही भूल गया हूँ। उस इंजन का नाम होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल, इसके बारे में भी हम जानेंगे कैसे काम करता है। तो अब जो रॉकेट हमारा GTO में स्थापित हो चुका है उसमें केवल पेलोड है और प्रोपल्सन मॉड्यूल बचा है, ठीक है। वो GTO में घूम रहा है। फिर धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करते हुए और प्रोपल्सन मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए रॉकेट को जहां भेजना है वहां भेजा जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण, प्रथम चरण हमने देख लिया रॉकेट का, GSLV का। और GSLV में भी हमें किसकी बात कर रहे हैं? LVM-3 Mark 4 की, जिसने चंद्रयान को जो लेकर गया, ठीक है। अगर हम आदित्य L1 की बात करें, आदित्य L1 को जो लेकर गया उसमें यहाँ 2 से ज़्यादा स्टेज थी। यहाँ पे 5 स्टेज लगी हुई थी क्योंकि उसको ज़्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता थी। तो ये स्टेज कम या ज़्यादा हो सकती हैं। बहरहाल जो ये एक है उसको हम S200 बोलते हैं। S200 यहाँ पर थ्रस्ट के हिसाब से कितने भी लगाए जा सकते हैं, वो अपना काम करने के बाद टूट कर अलग हो जाएंगे। सेकंड स्टेज, द्वितीय स्टेज में क्या होता है? द्वितीय स्टेज ये वाली है, ये जो आपको दिख रही है। इसमें क्या होता है? लिक्विड फ्यूल भरा होता है। लिक्विड फ्यूल का भी क्या नाम है? UH25 + N2O4 या फिर UDMH + H2O। ये टेक्निकल शब्द है और ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि विकास इंजन के अंदर जो लिक्विड फ्यूल है वो कौन सा होता है। तो UH25 + N2O4 या UDMH + H2O। इंजन का नाम होता है L110, जिसका नाम हिंदी में है विकास इंजन। इसके अंदर 115.8 टन लिक्विड फ्यूल भरा होता है। प्रथम स्टेज का इंजन खत्म होने के बाद ये स्टार्ट हो जाती है और प्रथम स्टेज टूटकर जहाज रॉकेट से अलग हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं तृतीय स्टेज पर। तृतीय स्टेज यहाँ पर कहाँ है? ये वाली जो स्टेज है ये तृतीय स्टेज है। थर्ड स्टेज ये वाली जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। C25 क्रायोजेनिक इंजन इसके अंदर लगा होता है। इसका नाम है C25। इसका नाम था सेकंड स्टेज का L110 और पहली थी S200। दोनों तरह से आपको नाम याद रखने हैं। C25 क्रायोजेनिक इंजन जो है उसके अंदर फ्यूल किस रूप में है? लिक्विड रूप में है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को भरा गया है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब लिक्विड रूप में भरने का ही कारण क्यों है और इतना टेम्परेचर कम क्यों कर दिया गया? देखिए, अगर हम उसको गैसीय रूप में लेके जाएंगे ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, तो वजन तो नहीं बढ़ेगा उसका, क्योंकि लिक्विड हो या वो, उससे वजन तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन वो जो गैस है वो इतना ज़्यादा स्थान लेगी तो रॉकेट का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। रॉकेट का साइज बड़ा ना हो इसलिए हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंप्रेस करके भरा जाता है। -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन रहती है और -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन रहती है। इसे लॉक्स कहते हैं। वो बहुत ही कम स्थान में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भर जाती है लिक्विड रूप में।
तो जो H2 यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है वो 28.6 टन यहाँ पर भी होती है, 28.6 टन इसके अंदर होती है। द्वितीय चरण के द्वितीय चरण के बाद ये स्टार्ट होता है। जब द्वितीय चरण का काम खत्म हो गया, इसके अंदर फ्यूल खत्म हो गया, तो तीसरा चरण यानी क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा और दूसरा चरण जो है वो रॉकेट से टूटकर अलग हो जाएगा। यानी द्वितीय चरण के बाद जो है रॉकेट केवल बचेगा इतना सा। और जब क्रायोजेनिक इंजन का फ्यूल भी खत्म हो जाएगा तो क्रायोजेनिक इंजन भी टूटकर अलग हो जाएगा। ये वाला जो कवच लगा हुआ है ये भी छूटकर अलग गिर जाएगा और केवल बचेगा हमारा पेलोड और उसके साथ में लगा हुआ एक दूसरा इंजन, छोटा सा इंजन जिसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। उसका नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। देखिए मेरा ये नाम याद नहीं रह पा रहा है। इस तरह से रॉकेट जो है सैटेलाइट जो लेकर जाता है रॉकेट। अभी हम बात कर लेते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है वो चंद्रयान को बारे में जानने का था। एक बार हम इसके टेक्निकल टर्म को फिर से देखेंगे। सबसे नीचे लगा हुआ है S200 फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल है। दूसरा स्टेज जो है उसमें लगा हुआ है L110 विकास इंजन, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल है। तीसरी में लगा हुआ है क्रायोजेनिक इंजन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिक्विड रूप में रखा गया है, इसका नाम है C25। और इसके बाद है प्रोपल्सन मॉड्यूल और पेलोड। ठीक है, अगर इस हम रॉकेट की पूरे की बात करें तो 43.8 यानी 43.8 मीटर इस रॉकेट की हाइट है। इसका वजन 642 टन है। और ये अगर पेलोड कितना वजन लेके जा सकता है, सैटेलाइट में कितना वजन होना चाहिए, तो अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट तक लेके जाना है तो 8000 किलो तक का वजन लेके जा सकता है, यानी सैटेलाइट का भार 8000 किलो तक हो सकता है। और अगर जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में यानी दूसरे ग्रह पर लेकर जाना है तो 4000 किलो तक का ही वजन ये लेके जा सकता है। यानी अभी तक हमारी प्रणाली के हिसाब से हमारे सैटेलाइट का वजन 4000 किलो के अंदर अंदर होना चाहिए। इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये किसी भी एग्जाम में पूछी जाएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे टेक्निकल टर्म आपसे पूछे जाएंगे। चंद्रयान-1 जो 2008 में लॉन्च किया गया, जिसके अंदर ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्टर था, इसकी आयु 2 वर्ष की थी, लेकिन इसने 1 वर्ष ही काम किया, उसके बाद इसने काम नहीं किया। इसके अंदर 11 पेलोड थे। अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने पेलोड आपको बताया 8000 किलो इसके अंदर पेलोड है या 4000 किलो पेलोड है। उसके अंदर जो अलग अलग इक्विपमेंट हैं, कितने इक्विपमेंट रखे गए हैं, तो 11 पेलोड का मतलब है कि चंद्रयान-1 के अंदर जो है 11 इक्विपमेंट रखे गए थे। रॉकेट का नाम था PSLV C11XL, ये नाम पूछे जाते हैं। चंद्रयान-1 को जो लेकर गया उसका नाम था PSLV C11XL। चंद्रयान-3 को जो लेकर गया उसका नाम है LVM-3M4। आदित्य-1 को जो लेकर गया उसका नाम है GSLV C57। ठीक है, चंद्रयान-1 की क्या उपलब्धियां रहीं? चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी के संकेत दिए, चंद्रमा पर एल्यूमिनियम का, आयरन का, मैग्नीशियम का सटीक मापन किया और लावा ट्यूब का भी पता लगाया। देखिए चंद्रमा का तापमान बहुत कम होता है और वहाँ पर कुछ विस्फोट होने की वजह से धरती के अंदर छोटे छोटे ट्यूब जैसी संरचनाएं बन गई हैं, उनका भी पता लगाया था चंद्रयान-1 ने। इन ट्यूब का इस्तेमाल भविष्य में चंद्रमा पर अगर मानव का जाना होता है, वहाँ पर घर बनाए जाते हैं, तो इन ट्यूब का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि शेर की मांद होती है, शेर जो है जिस तरह से रहता है उस तरह से ये ट्यूब होती हैं। चंद्रयान-2 को 2019 में भेजा गया। इसके अंदर ऑर्बिटर था, लैंडर था प्लस रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ऑर्बिटर इसका अभी भी काम कर रहा है। लैंडर और रोवर जो हैं वो चंद्रमा पर लैंड होने से जस्ट पहले 2.1 किलोमीटर पहले ही उनका संपर्क टूट गया और वो क्रैश हो गए। इस चंद्रयान-2 को लेकर जो रॉकेट गया था उसका नाम था GSLV Mark 3 M1। ये नाम आपको याद रखने हैं। चंद्रयान-1 को लेकर गया PSLV C11XL। चंद्रयान-2 को लेकर गया GSLV Mark 3 M1। चंद्रयान-3 को लेकर गया LVM-3 Mark 4 और अभी आदित्य L1 को लेकर गया है GSLV C57। ये नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे।